मेरे दादाजी गांव के शव सिलाई करने वाले थे। एक दिन रामलाल अपने बेटे विजय की कटी फटी लाश लेकर हमारे घर आया और दादाजी से गिड़गिड़ाने लगा कि लाश को सिलकर पूरा शरीर बना दें। दादाजी का दिल पसीज गया और उन्होंने हामी भर दी, मगर जैसे ही लाश सिली गई वह अचानक गायब हो गई। दादाजी घबराए हुए रामलाल के घर पहुंचे। रामलाल, विजय की लाश वापस ले गए क्या? रामलाल सिर पीटते हुए कुछ घबराया सा बोला। नहीं, नहीं ले गया। रामलाल, तू सीधा सादा आदमी लगा, इसलिए मैंने लाश सिल दी। मुझे धोखा मत देना। विजय की मौत बुरी हुई है, गुस्सा बहुत है उसमें। 3 दिन के अंदर दफनाना जरूरी है, वरना वह जिंदा लाश बन जाएगा, फिर पूरे गांव की खैर नहीं। रामलाल की आंखों में डर साफ झलक रहा था। जिंदा लाश माने क्या? माने चलता फिरता मुर्दा। विजय की लाश कहाँ है? सच बता। पश्चिम वाले कमरे में उसकी मां उसे खाना खिला रही है। पागल हो गई है क्या? मुर्दे को कोई खाना खिलाता है? मैं भी उनके पीछे पीछे पश्चिम वाले कमरे में गया। कमरे में घुसते ही एक तेज सड़ी हुई बदबू नाक में घुसी। विजय मिट्टी की चारपाई पर टिका बैठा था। उसके पूरे शरीर पर बारीक बारीक टांके और धागे भरे थे। कमला एक कटोरे से दलिया उसके मुंह में डाल रही थी, पर विजय उसे निगल नहीं पा रहा था। जैसे ही निवाला मुंह में जाता वह उगल देता। कमला बड़बड़ा रही थी। इतना बड़ा हो गया है, दलिया भी नहीं खा पाता। सच में परेशान कर दिया है। विजय की गर्दन एक तरफ झुकी थी, आंखों में एक अजीब सी बुरी चमक थी। कमला, ये क्या कर रही हो? दादाजी ने पूछा। कमला ने मुड़कर देखा। अरे, तीसरे भाई साहब आ गए। मैं तो बस विजय को खाना खिला रही हूं। आज सुबह उठते ही भूख भूख चिल्ला रहा था। दादाजी की भौहें तन गईं। रामलाल, कमला, तुम दोनों विजय को कब दफनाओगे? इसमें देर मत करो। कमला के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। तीसरे भाई साहब, यह हमारे घर का मामला है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, आप जाइए। विजय की लाश मैंने ही सिली है। अगर वह दफन न हुआ और जिंदा लाश बन गया तो मैं पूरे गांव का गुनहगार बनूंगा। यह मुझे देखना ही पड़ेगा। रामलाल, तूने मुझसे वादा किया था, पूरा शरीर सिलते ही दफना दोगे। अब तुम दोनों करना क्या चाहते हो? तीसरे भाई साहब, गुस्सा मत करो। विजय की मां को सदमा लगा है, उसकी बातों का बुरा मत मानो। कल सुबह ही हम विजय को दफना देंगे, चलेगा? मैं चुप रहा, भौहें सिकोड़े। मुझे चुप देख रामलाल फिर बोला। हमारा तो बस एक ही बेटा था विजय, सोचा एक रात और रख लें, आखिरी बार देख लें, सुबह होते ही दफना देंगे। ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू छलक आए। देखने में बड़ा बेचारा लग रहा था। कमला भी चारपाई पर बैठी रोने लगी। तुम दोनों यह क्यों कर रहे हो? जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया हो। दादाजी बोले। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा, पर अगर विजय दफन नहीं हुआ और जिंदा लाश बन गया तो तुम दोनों की जान जाएगी। रामलाल सिर हिलाता रहा। हाँ हाँ हाँ, जरूरी नहीं कि जिंदा लाश ही बने। कमला, मैं भी माँ बाप का दर्द समझता हूं। बेटा मरा है, दुख होना लाजमी है, पर कुदरत के खिलाफ काम मत करो, जान जा सकती है। कमला सिर झुकाए कुछ नहीं बोली। ठीक है, मैं घर जाता हूं, कल सुबह फिर आऊंगा। रास्ते भर दादाजी भौहें सिकोड़े कुछ सोचते रहे। घर पहुंचते ही मेरी दादी ने पूछा, विजय की लाश मिली या नहीं? मिल गई, तेरी बात सही निकली। विजय की लाश रामलाल के घर में ही है। देख लेना, इतना आसान नहीं होगा। कल सुबह विजय दफन नहीं होगा, यह मत सोचना। मैंने कब का मना किया था, इसमें मत पड़ना। तू नहीं माना, अब बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। कमला विजय को दफनाने नहीं देगी। उसका मायका उज्जैन तरफ का है, वहां तंत्र मंत्र, जिंदा लाश पालने वाले भरे पड़े हैं। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मानो तो दिन रहते गांव के कुछ जवान लड़कों को बुलाकर अभी विजय को दफना दो, रात होने से पहले। विजय अभी अभी मरा है, माँ बाप को एक रात और साथ रखने की ख्वाहिश हो, यह भी तो इंसानी बात है। जबरदस्ती दफनाना बेदर्दी होगी। मुझे बेदर्दी मत सिखा, कुछ हुआ तो पता चलेगा किसकी बेदर्दी सही थी। अगली सुबह मैं दादाजी के साथ रामलाल के घर गया। आंगन लोगों से भरा था, बीच में एक काले रंग का ताबूत रखा था। रामलाल ने देखते ही कहा, तीसरे भाई साहब आ गए, विजय को ताबूत में रख दिया है, अभी दफनाने चलते हैं। रामलाल, हिम्मत रख। रामलाल ने काले ताबूत की ओर देखकर आंगन में खड़े जवान लड़कों को आवाज दी, उठाओ। तभी भीड़ से चिंटू निकल आया और चिल्लाया, रुको, इसे मत दफनाओ, इस ताबूत में मरी हुई बकरी है, विजय नहीं। रामलाल फिर सबको बेवकूफ बना रहा है। चिंटू की बात सुनते ही रामलाल का चेहरा बदल गया। साले चिंटू, ज्यादा बकवास मत कर, वरना खाल उधेड़ दूंगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा। आज सुबह मैं गाय चराने गया था, तभी देखा रामलाल बकरी काट रहा था। दोनों मियां बीवी ने मरी बकरी ताबूत में डाली और 8 कीलें ठोंकी। मैंने अपनी आंखों से देखा है। कमला भी बाहर आ गई। चिंटू, बकवास बंद कर। पिछली बार तूने हमारे घर से चावल चुराया था, रामलाल ने तुझे पीटा था, तब से रंजिश रखे बैठा है, इसलिए झूठ बोलकर हमारा चैन खराब करना चाहता है। तेरी नीयत बहुत खराब है। चिंटू वैसे भी बेकार आदमी था, दिन भर आवारागर्दी, चोरी चकारी करता। उसकी टांग भी किसी की मार खाकर लंगड़ी हुई थी, इसलिए किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे तो मत मानो। ताबूत में मरी बकरी है, बकरी काटने वाला चाकू अभी भी भंडार घर में पड़ा है, मैं अभी लाकर दिखाता हूं। चिंटू भंडार घर की ओर भागा। रामलाल घबराकर उसे रोकने दौड़ा। मेरे बेटे को दफनाने में रोड़े मत अटका, चुपचाप रह, वरना जान से मार दूंगा। रामलाल वैसे सीधा सादा नरम स्वभाव का आदमी था, पर आज उसका गुस्सा देखकर डर लगने लगा था। आंखें लाल, चेहरा भयानक,
पूरे गांव वाले सहम गए। लोग एक दूसरे को देख फुसफुसाने लगे। कमला ने आगे बढ़कर रामलाल को धक्का दिया। वह जैसे होश में आया। हम दोनों का बस एक ही बेटा था विजय, वह बुरी तरह मरा है। मैं चाहता हूं वह चैन से जाए। भगवान के वास्ते इतना तो कर दो। रामलाल की यह हालत देख गांव वालों का दिल पसीजने लगा, पर मैं मौका देखकर चुपचाप भंडार घर की ओर निकल गया। कुछ ही देर में मैं बाहर आया। हाथ में एक खून लगा चाकू था। मैंने वह चाकू जमीन पर फेंकते हुए सख्त आवाज में पूछा, रामलाल, ये चाकू पर खून कैसा? खून लगा। चाकू देखकर रामलाल एक पल के लिए ठिठका, फिर सख्ती से बोला, यह चाकू मैंने आज सुबह मछली काटने के लिए इस्तेमाल किया था, अभी धोया नहीं। चाकू पर साफ बकरी का खून है। झूठ बोल रहे हो। ताबूत में असल में क्या है? रामलाल की आंखों में घबराहट थी। वह अनजाने में कमला की ओर देखने लगा। दोनों की नजरें मिलीं और कमला जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। तीसरे भाई साहब, हाँ, हमने बकरी काटी थी। रामलाल ने बकरी की खाल उतारकर विजय के ऊपर डाल दी थी ताकि उसे ठंड न लगे। बकरी का मांस पूर्व वाले कमरे में रखा है, यकीन न हो तो देख लो। कुछ लड़के पूर्व वाले कमरे में गए और सच में बकरी का मांस वहां मिला। तीसरे भाई साहब, आपने विजय को बड़ा होते देखा है, वह मर चुका है। अब उसे चैन से जाने दो और परेशान मत करो। हाँ, मत परेशान करो, उसे जाने दो। कमला रोते हुए बुदबुदाई, मेरा बस एक ही बेटा था विजय, अब मैं आगे कैसे जीऊंगी? उन दोनों की यह हालत देखकर मैंने भी हार मानते हुए कहा, ठीक है, दफना दो। मेरी बात खत्म होते ही रामलाल का रोना अचानक बंद हो गया। उसने फुर्ती से लड़कों को ताबूत उठाने का इशारा किया। कुछ लड़कों ने ताबूत कंधे पर उठाया और आंगन से बाहर निकलने लगे, पर कुछ ही कदम चलते ही एक लड़के का पैर फिसला। ताबूत जमीन पर गिर पड़ा और उसमें से खून से लथपथ एक बकरी लुढ़क कर बाहर आ गई। गांव वाले फिर से सहम गए। मैंने जमीन पर पड़ी बकरी की ओर इशारा करते हुए गुस्से में पूछा, रामलाल, यह क्या माजरा है? रामलाल का चेहरा फक पड़ गया। देर तक कुछ बोल नहीं पाया। रामलाल, विजय की लाश असल में कहां है? रामलाल की आंखें इधर उधर घूमने लगीं। फिर उसने कमला की ओर देखा। कमला भौहें सिकोड़े रोने लगी। आज सुबह मैंने और रामलाल ने विजय की लाश ताबूत में रखी थी। ये बकरी कैसे बन गई? हमारे विजय की लाश किसने चुरा ली? ये कहते हुए उसने गांव वालों की ओर ऐसे घूरा जैसे किसी ने ही चुराई हो। मेरा गुस्सा हद पार कर गया। कमला, नाटक बंद करो, ये सब पूरे गांव की जान पर बन सकता है। जल्दी बताओ, विजय की लाश कहां है? रामलाल और कमला ने एक दूसरे को देखा, पर बताने का कोई इरादा नजर नहीं आया। रामलाल, अगर सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारे घर में आग लगा दूंगा और तुम दोनों को जिंदा जला दूंगा। गांव का कसाई भोला हट्टा कट्टा था। गांव में सब उससे डरते थे। रामलाल भोला को देखते ही डरकर बोला, भोला, मैं सच बोल रहा हूं। भोला ने भारी आवाज में कहा, गांव वाले जानते हैं मेरा मिजाज कैसा है। जो कहता हूं वह कर दिखाता हूं। तुम दोनों की खैर नहीं। रामलाल के माथे पर पसीना छूट आया। कमला भी डर से कांपने लगी। पीछे वाली पहाड़ी की गुफा में है। दादाजी, चलो जल्दी पीछे वाली पहाड़ी चलते हैं। चलो। गुफा पहुंचकर देखा तो वहां सिर्फ खून का एक थक्का और दो टूटी हुई लोहे की जंजीरें पड़ी थीं। रामलाल यह देख वहीं जड़ हो गया। मैंने विजय को यहीं बांधा था, लाश कहां गई? भोला ने रामलाल का कॉलर पकड़कर गुस्से में कहा, रामलाल, अब भी झूठ बोलेगा? आज तो तुझे मार ही डालूंगा। भोला हाथ चलाने ही वाला था कि दादाजी ने रोका। भोला, ठहर। फिर दादाजी ने कमला की ओर देखा। विजय को यहां किस लिए बांधा था? कमला सिर झुकाए आंखें इधर उधर घुमाती रही। देर तक कुछ नहीं बोली। दादाजी का सब्र जवाब दे गया। जल्दी बता कमला। कमला ने धीरे से कहा, उसे खून पिलाकर पालने के लिए। दादाजी की भौहें कस गईं। चेहरा सख्त हो गया। तुम लोग जिंदा लाश पाल रहे थे। मेरी बात खत्म होते ही कमला नाटकीय ढंग से जमीन पर बैठ गई। तीसरे भाई साहब, मुझे भी नहीं पता था विजय की लाश गायब हो जाएगी। अब क्या करें? भोला ने कड़वे स्वर में कहा। तुझे कैसे नहीं पता होगा? यह भी नाटक ही लग रहा है। जल्दी बता, विजय की लाश कहां है? कमला रोते हुए बोली, मैं सच में नहीं जानती। मुझे भी नहीं लगा था कि लाश गायब हो जाएगी। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे, चेहरे उतरे हुए। विजय की लाश गायब हो चुकी थी। हर तरफ डर फैल गया। दादाजी ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे पता है विजय कहां होगा। गांव वाले चौंक कर दादाजी की ओर देखने लगे। विजय अब जिंदा लाश बन चुका है। जिंदा इंसानों के बीच उसे चैन नहीं मिलेगा। वह जरूर मुर्दों की जगह पर होगा, कब्रिस्तान में। हमारे गांव की पहाड़ी पर जो पुराना कब्रिस्तान है, वहां बहुत कब्रें हैं। वह जगह बहुत डरावनी है, वहां कोई नहीं जाता। पर गांव में यह अनर्थ हो गया है, हमें कुछ करना ही होगा। पुराने रिवाज के मुताबिक सारे जवान लड़के मेरे साथ कब्रिस्तान चलेंगे। औरतें बच्चों को लेकर घर जाकर छिप जाएं। सुबह होने से पहले बाहर ना निकलें। गांव वाले एक दूसरे को डरी नजरों से देखने लगे। हिम्मती भोला भी बोल पड़ा, तीसरे भाई साहब, आप हमें जिंदा लाश पकड़ने भेज रहे हैं? यह तो मरने जाने जैसा है। मेरी मानो तो किसी ओंझा को बुला लो। पहाड़ी रास्ता बहुत कठिन है। ओंझा बुलाने में देर हो जाएगी, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम मरने जाएं। विजय जिंदा लाश जरूर बना है, पर अभी पूरी ताकत नहीं आई। हम सब मिलकर उसे दबोच सकते हैं। उसके शरीर के टांके मैंने ही सिले हैं। मैंने जानबूझकर एक धागा खुला छोड़ा है। बस उस सिरे को खींचकर काट दिया तो विजय की लाश खुद ब खुद बिखर जाएगी, बात बन जाएगी।